ट्वेल्थ में भी मोर और लेस बच्चे पूरे हैं। हमारे पास इस पेपर के लिए मैथमेटिक्स में एक एडिशनल स्टेज है विच इज प्री आरएमओ, उसके बाद इट इज आरएमओ एंड देन इट इज INMO. Then the stages are basically camp, then Olympiad selection cum training camp, and then the last one, that is IMO. क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है जेई कंटेक्स्ट में या तुम्हारी ओवरऑल पढ़ाई में, वो देख लेते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट दिस इज। आरएमओ के इक्विवेलेंट फिजिक्स में NSEP है, केमिस्ट्री में NSEC है। इनमो के इक्विवेलेंट IPHO है और केमिस्ट्री में ICHO है, INCHO है और INPHO है। इनका कैंप के इक्विवेलेंट कैंप ही है, ये भी पैरेलल है। यहाँ पे ऑफ कोर्स IPHO इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड एंड इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड CHO है। सिमिलरली बायोलॉजी में भी है मिहिर, लास्ट ईयर उसने दिया भी था बहुत अच्छे लेवल पे, दैट इज NSEB एंड IBO एंड सो ऑन। व्हाई इज दिस वन एडिशनल स्टेप इन मैथमेटिक्स? टू रीजंस। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड लेते हैं उनका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, सो एक लेवल पे पहला फिल्टर रख दिया है। दिल्ली में एज ऑन डेट मेरे ख्याल से नहीं तो नहीं 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स प्री आरएमओ के लिए वर्क करते हैं, अप्लाई करते हैं, और तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को वो क्वालिफाई कराते हैं इसमें। यही है भाई नंबर, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, लास्ट ईयर जिन्होंने दिया था। यस सर। उसमें से हर रीजन से 30 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कराते हैं इन दी रीजनल लेवल। मैथ्स ओलंपियाड में देर इज एन एडिशनल 5, 6, 7 का काउंट एट टाइम्स फॉर गर्ल्स, बिकॉज IMO के पैरेलल मैथमेटिक्स में एक और वो है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड EGMO, पिछले 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, एंड हैज़, जिसे कहते हैं ना, रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। पेपर इसका भी बहुत शानदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट वेज आविक या क्लास 10 कोई एक बच्चा जो है ना पारने सिंह करके है, उसको ज्वाइन करा लो इसमें, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है इसी क्लास में। जो अपने साथ के बच्चे उनको इसमें पुल कर लो। सर इस ठीक है, साल PRMO होगा बिकॉज ऑफ अभी कोविड? तक मना नहीं किया है, ऑफ कोर्स डेट थोड़ा सा शिफ्ट होंगी। सर प्रेजेंटर आप ही इनवाइट कर सकते हो। हाँ, रुक जाओ, फिर मेरे लिए अभी मुश्किल। इनवाइट कोई भी इनवाइट कोई भी कर सकता, कर दो कोई भी कर दो। क्लास 9 सर नहीं करना है सर, मतलब अटेंडीज नहीं कर सकते, उसमें लिखा आता है कि अटेंडीज के नॉट इनवाइट। रुक जाओ, मैं कर देता हूँ। मैं कर पाऊंगा सर, वो मैं प्रेजेंटर हूँ। हाँ, अनुराग इज प्रेजेंटर। 9th क्लास का है ना सर? रुक जाओ, मैं कर देता हूँ। ये पारने सिंह लिखा 9th है, बच्चा 10th का है जहाँ तक है। चलो, सो मूविंग अहेड विद दिस, ये एक एडिशनल फिल्टर लेवल अप्लाई किया है, और ये दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या प्योर मैथ्स के कॉम्पिटिशन्स लाइक आशीष, लाइक सनिल यू आर इन द क्लास? यस सर। उस लेवल पे ये पेपर एकदम परफेक्ट है। देयर वुड बी 30 क्वेश्चंस इन दिस पेपर, लास्ट ईयर का ये है। इन्होंने 6 क्वेश्चंस 2 मार्कर रखे थे,
So that makes it 12. 7 to 21 3 मार्कर रखे थे एंड कितना हुआ 7 to 21? 15 क्वेश्चंस 3 मार्कर रखे थे, ठीक है ना, और 5 क्वेश्चन 5 ही हुए 22 to 30 5 मार्कर्स रखे थे। तो इस तरह से ये पेपर डेवलप करते हैं। ऑल्दो कभी कभी जो है उनके एक आध 2-4 क्वेश्चन जो है गलत भी हो जाते हैं, और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वो तुम्हें 3 घंटे का टाइम देते हैं। अनलाइक IIT JEE जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, but this is not at all a good news because all answers are integer type and that 2 digit. So that would obviously mean कि तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू 00 से शुरू होके मैक्सिमम वैल्यू 99 तक जा सकती है। So how many choices do you have? 100. तो तुक्के का स्कोप ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। नाउ कंसिडरिंग दैट दिस इज योर फर्स्ट लेवल, एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज स्टडीइंग मैथमेटिक्स इन क्लास 8, 9, 10, 11, उनको सबको ये अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोर है। ये तो बेसिकली किसी भी दिन जेई मेंस, जेई एडवांस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इनमें से किसी का भी पेपर बन सकता है। एंड एक्चुअली अगर आईआईटी इस तरह का इंस्पायरिंग पेपर बनाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बिकॉज दिस इज प्योर मैथ्स। इसमें सब्जेक्ट, कंटेंट, टॉपिक के बियॉन्ड भी चीज़ें आ जाती हैं। कई बार तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं, जिसका कि डे टू डे मैथमेटिक्स से कोई खास लेना देना नहीं। नाउ सिंस वी आर नॉट ऑन यूट्यूब, तो इट हार्डली मैटर्स, आई कैन शो यू द एंटायर पेपर ऑल्सो हियर। Can you all view the paper now? No, sir. क्या नहीं दिख रहा है? No, sir. सर आपको नोटबुक वाला नो सर नहीं दिखा। एक सेकंड रुक जाओ। अब Yes, sir. सर अभी तो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. दिख गया। अब दिख गया सर। हाँ, वो बेसिकली यस सर। हाँ। तो इस पेपर में इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले 102 नंबर्स का इन्होंने पेपर रखा लास्ट ईयर, ठीक है ना। नाउ लुक एट द 2 मार्कर क्वेश्चंस। An ant leaves an ant hill. अब ये क्या है? This has to do nothing with trigonometry, geometry and all. This is a general question. 5% wearing badges, this can be PNC. तो मतलब कहने का ये है कि इनके क्वेश्चंस को अगर तुम देखोगे तो इट कैन बी अ जेनेरिक पेपर ऑल्सो। फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ 4 ट्रायंगुलर पीसेस निकाल के एक रेक्टेंगुलर ऑक्टागन बनाया गया, नियरेस्ट इंटीजर पे निकालो। तो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना इज प्रिटी इजी, बट उस इंटीजर टाइप क्वेश्चन के लिए वर्किंग करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन दीज कैन बी गिवन इनटू एनी एग्जाम। So that ways I recommend to all the students कि in case you are preparing for IIT JEE, Olympiad, ISI, whatever, pre-RMO level working तो सारे लोग करो. It is important for all of you to do. What changes in RMO? पहला, those who take RMO, पहले तो it was open, पूरे के पूरे शहर के बच्चे लेते थे, कई बार तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता था बच्चों का काउंट, बट अब जो RMO लेंगे वो बेसिकली वो बच्चे हैं those who have qualified pre-RMO. Those who have qualified pre-RMO, तो they can ask good questions. This basically is a 6 to 7 subjective questions का पेपर, और again this is class agnostic. तो अगर हम RMO की सिलेबस की बात करें, as such कोई restriction उन पे नहीं है, बट प्योर ज्योमेट्री या यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक क्वेश्चन इनइक्वालिटीज,
एक क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स, वो पीएनसी नहीं कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कंप्लीट वर्किंग कॉम्बिनेटोरिक्स के नाम से आ जाती है। एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी इज द ओनली चैप्टर which in mathematics Olympiad will not go directly or indirectly in JEE or any competitive exam. एक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, और व्हाट 1 2 3 4 5, एक रिपीट, इन्हीं 5 में से कोई एक, और कभी कभी जनरल थ्योरी कुछ और बनाया कहीं से मिक्स करके एक। तो इनमें से कोई एक एक एक, शायद इसी में से कोई एक रिपीट, और कई बार इनमें से एक। 6 क्वेश्चंस, 102 मार्कर, ठीक है ना, 17 इंटू 6 पेपर आता है। कट ऑफ एसेंशियली 48 से 54 के आसपास कहीं निकल जाता है। तो दैट मीन्स अगर तुम 3 क्वेश्चन ढंग से पूरे करके आ जाओ तो यू हैव अ फेयर गुड चांस ऑफ गेटिंग इन। यहां पे द चैलेंज इज, अगर तुमने एक पूरा क्वेश्चन 17 नंबर का सही कर दिया, उसमें 17 आउट ऑफ 17 लाना इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बिकॉज तुम अपनी सोच के हिसाब से, जैसे लास्ट ईयर काफी बच्चों ने दिया था अपने, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, बट उस पूरे क्वेश्चन के सही होने में जो वो 1 लाइनर कोर लॉजिक था जिसकी वजह से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना, वो लिखा ही नहीं। जैसे एक स्टेटमेंट ज्योमेट्री का लिखा, फिर एक स्टेटमेंट ज्योमेट्री का लिखा, अब इस स्टेटमेंट की वजह से ये रिजल्ट आ गया कि ये रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे एक उसका रीजन मेंशन करना था, वाई, वो आपने किया ही नहीं, क्योंकि आपको आदत पड़ी है कि वो तो अंडरस्टूड सी बात है। वो अंडरस्टूड है तुम्हें, उन्हें नहीं, दे डू नॉट एग्री टू इट। तो देयर वेर स्टूडेंट्स जिनसे हमने पूछा था और उनका 102 में 48 64 टाइप्स स्कोर एक्सपेक्टेड था, एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो आए 2 ही नंबर या आए 3 ही नंबर। क्यों? क्योंकि तुमने 17 इंटू 3 जोड़ रखा है कि 51 नंबर तो मुझे इसमें मिल जाएंगे। ये कोर लॉजिक स्टेटमेंट मेंशन नहीं करोगे, ये क्यों लगाया, व्हाट गेव यू एन आइडिया कि इसको अप्लाई करने से ये हुआ, वो काट के 0 कर देंगे। सो दिस इज वन चैलेंज। हाँ, कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। मैं बोल तो रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अपने साथ के जिन्होंने यहाँ पढ़ा अच्छे से, पहले भी ऐसा हुआ है, और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके 48-50 से लेके 65 के बीच में नंबर आएंगे, क्योंकि इतने नंबर का इन्होंने अटेम्प्ट किया था इसमें, किसी के +2 आए, किसी के +3 आए। वहीं जो बच्चे 34 मार्क्स का करके आए थे उनके सॉलिड 34 आ गए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट नोइंग द आंसर, इट्स अबाउट मेंशनिंग एवरी इंपॉर्टेंट इनपुट। तुमने नहीं मेंशन किया तो वो वर्क नहीं करेगा। आज वो हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे मेंशन करना है, क्या छूट जाने से वो मार्क्स पूरे काट देते हैं। बात समझ में आई? सो नोइंग, हम अभी तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करना आ जाएगा, तुम्हें लगेगा हमने तो इनइक्वालिटी सीख ली। अब प्री आरएमओ इज नॉट अ चैलेंज बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ तो तुम्हें परफॉर्म करना है। और प्री आरएमओ में भी कट ऑफ 102 में कितना गया था लास्ट ईयर? 25 20 कुछ गया था सर। 20 to 22 के बीच में। सोचो, तुमने अगर सिर्फ 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन और 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन पकड़े होते, 12 और 10 22 हो जाते। 2 नंबर वाले तो 6 के 6 होने लायक थे, लेकिन मैं कहता हूं चलो नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दिल्ली एनसीआर के सारे ब्राइटेस्ट बच्चे, हाँ थोड़ा इसमें तुम्हारे साथ फाउल प्ले है कि वो इसे अब दिल्ली एनसीआर डिफाइन करते हैं, तो उस 300 में से काफ़ी सीट्स हरियाणा और यूपी के बच्चे ले जाते हैं, बट फिर भी इतनी मेहनत के बाद 102 में 22 नंबर ना ला पाना, यहाँ तो कोई चैलेंज भी नहीं है, इट इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव। चैलेंज क्या है?
कि 00 से लेकर 99 डिजिट्स तक आंसर है और क्वेश्चन कोई भी सीधा नहीं है। तो अगर तुम्हारी प्री आरएमओ लेवल पे अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो मान के चलो कि तुम्हें जेई का फर्स्ट क्लास आइडिया हो गया है। आरएमओ इज प्योर मैथ, 6 to 7 क्वेश्चंस। हर रीजन से 25 से 30 बच्चे डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस सेलेक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे रीजन टू रीजन थोड़ा तो यू कैन क्राई अबाउट द फाउल प्ले, क्योंकि कुछ रीजन का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है और दिल्ली का जो है 102 में 48 50 तक कई बार चला जाता है, 60s भी चला जाता है। बट ये 30 करके हिंदुस्तान में अगर 25 रीजन है, प्लस केंद्रीय विद्यालय वालों का एक अलग एग्जाम होता है, प्लस सीबीएसई का एक अलग सेपरेट एग्जाम होता है, प्लस लास्ट ईयर के जो इनमो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो डायरेक्ट एंट्री पे आते हैं, सब मिला जुला के कोई 1000 के आसपास बच्चे ये एग्जाम देते हैं, विच इज योर INMO. INMO is the same thing, same paper, again 6 to 7 questions, again same structure, only thing is the level of difficulty is high. यहाँ तुम्हें 6 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मिलते हैं, यहाँ उन्हीं 6 क्वेश्चन के लिए 4 घंटे मिलते हैं, वो भी उन 1000 बच्चों को जो RMO क्वालिफाई करके आए हैं। दैट मीन्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक ठाक हाइयर आ जाता है। अगर तुम यहाँ 102 में 40-45 प्लस स्कोर कर लो और तुम 9th-10th के स्टूडेंट हो, 11th क्लास के नहीं हो, तो तुम्हें वो एक मेरिट सर्टिफिकेट देते हैं। दैट वुड मीन कि तुम 2-4 छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन तो इस मेरिट सर्टिफिकेट के दम पे ही ले लोगे। तो अगर तुम यहाँ तक भी पेनिट्रेट कर गए तो भी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उससे ही तुम्हारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। एम आई राइट गेटिंग माई पॉइंट? सर 11th वालों को नहीं मिलता? नहीं, 11th वालों को यहाँ जाके कैंप में परफॉर्म करने पे मिलता है। कैंप इज लाइक, पहले कैंप में ये 1000 बच्चे जाते हैं, सारे जा भी नहीं पाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग का लेवल ऑलमोस्ट वही होता है जो हम तुम्हें दे रहे हैं। सो इवन इफ ए स्किप दिस इट वुड नॉट मैटर मच। इसके बाद ये यहाँ से कुछ बच्चों को छांटते हैं। से इंडिया की मैथ्स में टीम 6 बच्चों की बननी है, तो यहाँ 12, 13, 14, 15 बच्चे छांट लेते हैं। फिजिक्स में शायद 5 की जाती है और केमिस्ट्री में 4 की, ऐसा है। गर्ल्स ओलंपियाड में 2 या 3 की भेज रहे हैं पिछले समय से। उसका फैसला यहाँ होना शुरू हो जाता है कि ये 12, 13, 15 डिपेंडिंग अपॉन द ईयर कौन से बच्चे होंगे। उन 13, 14, 15 को अब ये फाइनल ट्रेनिंग कैंप के लिए ज़बरदस्त तैयारी कराते हैं। ये जो 13, 14, 15 बच्चे होते हैं, ये एसेंशली वन ऑफ द टॉप US यूनिवर्सिटी में यहीं एडमिशन ले चुके होते हैं, क्योंकि वो अपनी इसी प्रोफाइल के दम पे US पहुंच चुके होते हैं। मतलब जब अप्लाई करेंगे दे वुड बी इन। बट इनमें से कोई 6 इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं IMO में, फिजिक्स के कैंप में से कोई 5 रिप्रेजेंट करते हैं IPHO में, और केमिस्ट्री में 4 रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं 4 या 5 डिपेंडिंग अपॉन द ईयर, और गर्ल्स ओलंपियाड में 2 या 3। अभी तक 2-3 भेज रहे हैं, लास्ट ईयर शायद 4 भेजी थी। नाउ व्हाट इज IMO? IMO मींस, फिर से बोलना बेटा। कैंप में एंट्री का क्या प्रोसीजर है? कैंप इज लाइक यही, ये जो 1000 बच्चों ने इनमो दिया ना, इसमें से टॉप 30-40 छांट के यहाँ पहुंचाए जाते हैं। सो यू हैव टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड इन कैंप। बट अगर तुम यहाँ पहुंच गए हो, तुम्हारी वर्किंग यहाँ तक आ गई है, दिस इज द पेपर। Day 1 4.5 hours 3 questions. Day 2 next day 4.5 hours another 3 questions. Question number 1 is easy. Question number 2 is difficult than question number 3. Question number 3 is difficult than question number 2. Day 1. Day 2 question number 4 is essentially definitely difficult than question number
1 cannot say about 2 and 3, इससे छोटा बड़ा भी हो सकता है. And then this is question number 5 is perfectly greater than this, and then question number 6 इससे बड़ा होगा. अब ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों अगर तुम देखो तो IIT JEE लेवल से बहुत बहुत ऊपर है. बट मजेदार बात यह है कि हमारे 8th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए सब के सब ओपन है. देयर इज नो सिलेबस डायमेंशन एज सच इन सारे क्वेश्चंस में. ऑल दीज क्वेश्चंस आर 7 markers, so your total score can be 42 marks. Anybody scoring essentially मतलब generally 28 or above is given a gold status or a gold medal winner. That means gold is not कि किसी एक को मिलेगा. तुम 42 में 28 से ऊपर ले आओ, तुम्हारा भी गोल्ड है. 10 के 10 मतलब 6 के 6 बच्चे भी गोल्ड ला सकते हैं. And IMO Gold is a direct passport to MIT, क्योंकि तब तुम्हारी एप्लीकेशन MIT में उन रेयर बच्चों में है जिनको IMO में गोल्ड मिला है. एक्चुअली कंप्यूटर साइंस एज अ करियर, डेटा साइंस एज अ करियर, एंड मैथमेटिक्स एज इन प्योर मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ऑल, एकदम इक्विवेलेंट मानते हैं. यूएस और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का मानना है बाकी सब्जेक्ट आए ना आए, अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो बच्चा जीनियस है, बाकी काम हम खुद करा देंगे. हमें PCM के टोटल और हाई स्कोर और टॉप रैंक की ज़रूरत नहीं है. सनिल सुनाई दिया बेटा? यस सर. ये एक अहम इम्पॉर्टेंट फीडबैक है उन लोगों के लिए जो प्योर मैथ्स में या एक सब्जेक्ट मैथ्स में स्ट्रांग है. यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. लास्ट ईयर इंडिया का एक गोल्ड आया काफ़ी सालों के बाद, और बच्चा जिसका गोल्ड आया था वो 9th में था जब उसका गोल्ड आया था. यानी एक तो इंडिया जो है इतने सालों के बाद गोल्ड लेके आई, वो भी एक 9th का बच्चा, दैट टू फ्रॉम बेंगलोर. क्या नाम था उसका? प्रांजल श्रीवास्तव. So a 9th class student can do more than 4 questions and others can't do is a question mark. इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो प्रिवेल करता है और जिस पे अभी तक हम लोगों ने काम नहीं किया है. वो क्या है? फंडामेंटल थिंकिंग. आखिर अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग कंट्री के 13, 14, 15 साल के बच्चे, हमारे तो 13, 14 साल के बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ भी ना पाए क्या कह रहे हैं, वो सॉल्व करके क्लियर भी कर रहे हैं. ऑफ कोर्स उनके भी सारे नहीं कर पाएंगे, देयर आर गुड बैड अगली, बट अगर हमारा एक कर पा रहा है तो दैट मीन्स कर तो हम भी सकते थे, हमने अपने पोटेंशियल को अनलीश नहीं किया पूरी तरह से. दिस इज व्हाई आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस सेशन टू अंडरस्टैंड कि एक बार तुमने इस अरीना में पैर रख दिया प्री आरएमओ में, तो ये इंटेंट लेके मत करो कि अब यहाँ से 2-3 स्टेप चल लेते हैं जितनी कैपेसिटी है. कैपेसिटी का कोई एंड थोड़ी डिफाइंड है. वही 8th क्लास का बच्चा यहाँ भी तुम्हें चेकमेट कर रहा है, वही एक 8th क्लास का बच्चा यहाँ भी तुम्हें चेकमेट कर रहा है. अगर उससे तुम फाइट यहाँ ले सकते हो तो यहाँ भी ले सकते हो. कंटेंट, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इनपुट, सब्जेक्ट नॉलेज, इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. जब 8th 9th का बच्चा कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, provided you start studying the right way. Similarly physics chemistry में भी है. The good part is, अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूं कि मैथमेटिक्स में this is the core to success, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में it's better that तुम केमिस्ट्री में क्लास 11th या फिर 12th में अप्लाई करो. जैसे इस वक्त जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए NSEC और INCHO की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है.
दो रीजन से, एक यू आर नाउ एट अ लेवल जहां अच्छा खासा पढ़ चुके हो, दूसरा ये दोनों कंबाइंडली एग्जैक्टली आईआईटी जेईई सिलेबस है, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। फिजिक्स बेटर था कि 11th में ना देते 12th में देते, लेकिन 11th वाले भी फिजिक्स में ट्राई कर सकते हैं। केमिस्ट्री आई एम श्योर कि 11th में भी दें और 12th में तो दे ही दें, पक्का ही दें। फिजिक्स 11th में यू में, बट जो लोग इस वक्त 12th में वो पक्का दें फॉर द सेम रीजन एनएसईपी और आईएनपीएचओ का सिलेबस इज द जेईई फिजिक्स सिलेबस। इसमें सिर्फ प्लस प्लस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स थोड़ी सी जुड़ती है, इसमें सिर्फ प्लस प्लस वो कौन सी केमिस्ट्री होती है वो जो डायग्राम की होती है, मैं नाम भूल गया उसका। हाँ नहीं, अरे जिसमें वो ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कराते हैं, सारा 3D इमेज दिखाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे आता है। मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। आई वोंट कमेंट ऑन दैट नाउ। मैथमेटिक्स कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, या ज़्यादातर चीज़ें पढ़ के 12th में आ चुके हो। आईआईटी जेईई का लेवल जहां ख़त्म होता है उससे थोड़ा आगे जाके प्री आरएमओ का लेवल शुरू होता है। द ओनली गैप इज जेईई करिकुलम बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे इतना पढ़ा दिया गया है कोचिंग्स में, क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला याद आता है, ये लगाओ हो जाएगा, और ये ओपन एंडेड है, लगाओ जितने फॉर्मूले आते हैं, फिर से 8th का बच्चा करके दिखाएगा, 12th वाले बैठे रह जाएंगे। यस, क्लास 11th एंड 12th हैव एन एडवांटेज ऑफ द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, क्योंकि ये इन्होंने डिटेल में करा होता है और ये अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलस इज नॉट देयर इन मैथ्स ओलंपियाड सिलेबस। इफ यू अप्लाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स जनरली काट देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ हद तक रेस्पेक्टेबली इन कर देते हैं। पीएनसी तुम्हें पूरी तरह से पता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन पता है। क्लास 10th ध्यान से सुन रहे हो, तुमने इस कंपटीशन में इस साल पीएनसी और पॉलिनोमियल इक्वेशन एज इन क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर, ये अगर एडवांस लेवल पे भरपूर उठा लिया, सो इज फॉर 9th, तो तुम्हारे और इनमें फिर कोई गैप नहीं रह जाएगा। क्लास 11 12th को बस इन दो चैप्टर्स का गैप मिलता है। हाँ, 11 12th में कुछ हद तक सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल नाम से चैप्टर धमीज से पढ़ा दिया गया होगा, तो वो ज्योमेट्री कन्वर्ट होता है, बट वही सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल आईआईटी का जहाँ खत्म होता है और ओलंपियाड की यूक्लिडियन ज्योमेट्री जहाँ शुरू होती है, उसी में इतना बड़ा गैप है। सो तुम सोचो कि जिन्होंने प्री आरएमओ की प्रिपरेशन नहीं करी, वो बच्चे जेई लेवल पे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल पढ़े बैठे हैं, तो वो तुम्हें इसमें चेकमेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो दिस इज व्हाई आई वांट कि बच्चे आरएमओ लेवल की प्रिपरेशन कर लें, एटलीस्ट फंडामेंटल थिंकिंग पे तो चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम हमारे से जो चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह के पढ़ रहे हो, जस्ट लुक एट देम। उनमें हम जितने क्वेश्चन 102 से जो स्मार्ट वर्क से कराते हैं, वो स्मार्ट वर्क सब क्या है? फंडामेंटल थिंकिंग। अब क्लास 12th के पास अभी टाइम नहीं है बचा कि इतना सब इस पे एफर्ट दें, तो दे शुड फोकस ऑन जेई। हाँ, अटेम्प्ट जरूर करें इसको विद वॉट एवर बेस्ट दे कैन, बिकॉज क्लास 12th के लिए सीट्स भी रिजर्व्ड है। 300 में हर 12th के बच्चे को एंट्री नहीं मिल रही है, बिकॉज एक्चुअली कंपटीशन इनके लिए मेंट है। इनको तो अभी दोबारा एंट्री दी है, बीच में तो बंद कर दी थी, बट क्लास 11th पे तो टाइम है, 10th पे तो अभी टाइम है, 9th पे तो भरपूर टाइम है। तो गिव इट अ कंप्लीट एक्सपोजर। मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो टाइम बाउंड करिकुलम और उसमें बैठ के तुम पढ़ोगे तो सीख जाओगे। ये तो पैशन है तो है। अब एक ओलंपियाड का क्वेश्चन मेरे दिमाग में टक गया तो गया, उसकी वजह से मुझे 4 दिन से नींद नहीं आ रही, ये वो वाला पैशन है। अब तुम सोचो कि इसको हम 4 घंटे 3 घंटे दें, उससे होगा, तो उससे तुम 1-2 लेवल कुछ क्लियर कर ले जाओगे, उसके बियॉन्ड कोई मेजर एडवांटेज मिलने वाला नहीं है इस
किस्म के कंपटीशन में थ्रू दिस। यहाँ तक समझने में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? ठीक है। अब सिंस इट इज नॉट ऑन यूट्यूब तो लेट मी जस्ट क्विकली इसको थोड़ा सा ये चेंज कर दें एंड देन अपने पुराने तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सर हाँ सर आईएमओ में कुछ स्पेशल मेडल भी होता है ना शायद? हाँ 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 हाँ, अभी सब समझाते हैं। जस्ट हम अपने ट्रैक पे आना चाहते तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मुझे दिख रहा है सबको ये? यस यस सर। यस सर। वो सब यूट्यूब के हिसाब से बनाया था, वो चला ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसमें। नाउ आईएमओ से रिवर्स वर्किंग शुरू करते हैं। आईएमओ में लेवल्स ऑफ सक्सेस हैं ऑनरेरी मेंशन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है ना। और परफेक्ट स्कोरर। ऑनरेरी मेंशन लोवेस्ट लेवल है, ये कट ऑफ हर साल तय होते हैं, बट आमतौर पे गोल्ड मतलब वो अपने घर से जब पेपर बनाना शुरू करते हैं तो इट इज 28 आउट ऑफ 42। अब कभी कभी 29 हो जाता है, कभी 26 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड और बैड द पेपर वाज। तो मैं इसका पूरा हम स्ट्रक्चर बता देते हैं, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 11th। उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, देन गोल्ड, और हर साल परफेक्ट स्कोरर भी हैं एंड देन दे कॉल इट हॉल ऑफ फेम। मतलब पिछले इतने सालों में तो देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ कनाडा, नाम है बच्चे का एलेक्स सॉन्ग। वो शायद 6 बार कनाडा को रिप्रेजेंट कर चुका है मैथ्स ओलंपियाड में, और 6 में 5 बार गोल्ड मेडल है। अब वो बच्चा अभी मतलब तुमसे 5 साल 7 साल बड़ा है, अब वो बड़ा हो रहा है, वो दुनिया में कुछ धमाका लेके आएगा। तो ये भी एक पूरी लिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनको MIT, स्टैनफोर्ड जैसे ऑनरेरी बुलाते हैं। हम तुम्हें वो दे देंगे साइट, एलेक्स सॉन्ग। दे क्या देंगे, लाओ दिखाई देते लगे हाथों, ये तो इन हाउस क्लास है। दिस शुड बी एज अ मोटिवेशन टू यू, कि ये हमें मोटिवेट करता है। द साइट्स नेम इज IMO ऑफिशियल। ऐसी साइट अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए नहीं बनी हुई है, ठीक है ना, बट मैथ्स के लिए बनी हुई है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिजल्ट्स, तो ये एक स्ट्रक्चर में कंट्री वाइज रिजल्ट है। दिस इज हॉल ऑफ फेम। नाम उसका जुओकुन है, बट बाद में वो चेंज कर लिया उसने, बिकॉज वो शायद चाइना उससे था, बट कनाडा का ओरिजिनल ले लिए। 6 पार्टिसिपेशन, 5 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज, परफेक्ट स्कोरर 1, 2, 3, 4, 5। सो दीज आर द पीपल whom दे लुक फॉर, कि भाई इन बच्चों को तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोडिंग उसमें प्रोग्राम में बैठा दिया जाए। सर इसमें इंडिया का कोई है अभी तक? बहुत नीचे जाके एक है। द चैलेंज, मैंने शुरू में इस पे वर्किंग भी कराई थी। चैलेंज विद आवर कंट्री इज दैट हमारा पूरा फोकस IIT ड्रिवन है। क्योंकि वो IIT ड्रिवन है तो उसमें हम कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज्योमेट्री को डाउन कर देते हैं कोऑर्डिनेट में। ये चैलेंज है। इनके जो 5 टॉपिक्स हैं उसमें नंबर थ्योरी, इनइक्वालिटीज, प्योर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, कॉम्बिनेटोरिक्स, उसको PNC तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करके चलते, बट इसको पढ़ने पढ़ाने का पैशन बच्चों में बनाने का ना तो कोई सिस्टम है और ना कोई कराता है, सिंपली बिकॉज ऐसा लगता है जैसे इससे आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। बट आज की डेट में आउटपुट में है। अगर तुम तीसरे लेवल तक यहाँ इनमें से कुछ भी टच किए बैठे हो एंड यू आर एन इंडियन,
तो तुम्हें यूएस की बड़ी यूनिवर्सिटीज में तो एडमिशन मिलने का डायरेक्ट वो है विद स्कॉलरशिप. इफ यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट आईएमओ, डेफिनेटली यू हैव अ चांस टू गेट इनटू प्लेसेस लाइक एमआईटी. स्टैनफोर्ड तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. ये आज तक हिंदुस्तान में किसी का आया नहीं, तो इफ यू आर और इफ आई एम वो सब बातें करना बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है ना. बिकॉज हमारा क्या है कि जो 6th क्वेश्चन होता है उसका उस किस्म की थ्योरी या उस किस्म के इनपुट हिंदुस्तान के करिकुलम में ही नहीं है. नोबडी इज अवेयर ऑफ दैट. इसलिए हमारे बच्चे यहाँ से आईआईटी से करने के बाद जब बाहर जाते हैं तो वो परफॉर्म करने के नाम पे दोबारा नंबर थ्योरी वो सब पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो ग्रो कर जाते हैं. देयर लाइज द चैलेंज. जो प्योर मैथ्स की बात करें, व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, इंडिया इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, बिकॉज जेई के नाम पे हम फिजिक्स अंत तक पढ़ा मारते हैं. When it comes to chemistry, there are other countries, but India is not that bad as such. क्लास 9th कितने बच्चे हैं इस वक्त क्लास में? सर मैं पढ़ना है एक. सर अब अवेक. तुम्हारे लिए इनकी दुनिया में जो एग्जाम है उसका नाम है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम ऑफ जूनियर साइंस. ये लेवल 1 है, ठीक है ना. इसके बाद IN जूनियर साइंस ओलंपियाड लेवल 2 है. वही प्री आरएमओ नहीं है, तो NSEP की जगह ये हो गया. इसके बाद उनका बड़ा वाला कैंप है. इसके बाद इनका ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसके बाद IJSO है. अभी तक इसमें इतनी भीड़ नहीं हुई है, हेंस इंडिया हर साल एकाध गोल्ड मेडल इसमें ले आती है. सो यू हैव दिस थिंग इन ओपन. द चैलेंज हियर इज कि इंडिया के एंट्री लेवल पे इसमें 9th के साथ साथ एक एज का रेस्ट्रिक्शन लगा मारा है. वो एज एंड क्लास 9th का वो है उनका, तो उस हिसाब से 9th के कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. जैसे लास्ट ईयर सानवी हो गई थी. सानवी इस साल अप्लाई कर पाओगी तुम? यस सर. ठीक है ना. सर पर इसमें अगर मैं एनएससीबी के लिए अप्लाई करूंगी तो फिर मैं एनएससीजेएस के लिए नहीं कर सकती. हाँ, तो साइंस प्लस मैथ्स अच्छे लेवल की दोनों आ जाती है. साइंस में 10th और कई बार 11th लेवल पे भी चले जाते हैं, और मैथ्स में तो वैसे भी कोई टॉपिक वाइज लेवल का गैप नहीं है. तो ये वो कॉम्पिटिट, अगर ये चीज़ पहले से पढ़ाई जाने लगे, जैसे मान लो अभी हम 8th क्लास के बच्चों का एक बैच लॉन्च करें और बोलें टारगेट NSCJS के लिए प्रिपरेशन करानी है और बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों को भेजना है, बच्चे नहीं आएंगे. बिकॉज जो तुम पूछ रहे हो ना हम इंडिया में क्यों नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि हमारे तमाम लोगों और पेरेंट्स की सोच में ये बैठा हुआ है कि जब ये एग्ज़ाम इनके लिए है ही नहीं तो अभी क्यों पढ़ा रहे हो, तब पढ़ा देना जब एग्ज़ाम होगा. वो भी ये क्यों पढ़ा रहे हो, इससे करियर तो कुछ है नहीं. वो पढ़ाओ जिससे IIT से करियर मिले, जॉब मिले. इसलिए हम इस रैट रेस में हैं, और इसलिए हम IMO जैसे पायस और प्योर एग्ज़ाम की रेस से बाहर हैं. अगर यही चीज़ 8th क्लास से 7th क्लास से पेरेंट्स और बच्चे सारे बोलें कि हमें जेई वही बाद में देखनी है, हमें सर पहले फंडामेंटल थिंकिंग की वर्किंग करा दीजिए 2 साल 3 साल, तो ये जब बच्चा 11th में जाएगा तो ये PCM बड़ी तेजी के साथ कर रहा होगा, क्विक फास्ट. बट क्योंकि इसके ज़्यादा बच्चे नहीं आते तो कोई इंस्टीट्यूशन या कोई टीचर इसको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेता. Which doesn't happen in countries like Romania, which doesn't happen of course in China, US में बच्चे कम हैं जो ये पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं फिर वो बहुत पढ़ते हैं. चाइना में बहुत हैं, रोमानिया में बहुत हैं, बेलारूस इज़ अहेड ऑफ इंडिया. सुन के शर्म आती है, सिंपली बिकॉज यहाँ पे इसको कल्चरली डेवलप किया जाता है. तुमने सुना होगा कई बार, एक बच्चा है तथागत अवतार तुलसी, तो कभी कोई बच्चा है उसने 9th क्लास में ही IIT क्लियर कर दिया, एक किसी ने 10th क्लास में ही IIT क्लियर कर दिया. सुनते हो ना, न्यूज़पेपर में आता है कई बच्चों का. यस सर. हमने इस तरह के 1-2 बच्चों से इंटरैक्ट भी किया हुआ है. एक बार मेरे पास एक बच्चा आया भी था बहुत पहले. रीमन हाइपोथेसिस पे हमने सर सॉल्यूशन पूरा बना दिया है, आप इसको पढ़ के, हमें तो आता नहीं है कैसे अप्रोच करना है, इसको हायर अथॉरिटीज़ को भेज दीजिए. मेरे बेटे ने प्रूव किया हुआ है. हमने उसका पूरा प्रूफ देखा, उसने बहुत कुछ लिखा रखा था, इतना कुछ जो एक मतलब बच्चा 8th क्लास का था कि 8th क्लास का बच्चा इतना बोल पा रहा, यही हैरानी की बात थी. बट द प्रूफ वॉज फॉल्टी. मतलब हमने बच्चे को सिर्फ
भर दिया कि दिस इज हाउ इट इज, ये बोलो, उसको रीमन हाइपोथेसिस बोलना आता था पूरा, बट ही नेवर न्यू कि क्या है। अभी हम तुम्हें पढ़ाना शुरू करें, 4 दिन बाद तुम्हें समझ में आएगा रीमन हाइपोथेसिस क्या है। तो अगर हम कोर्स से 0 से पढ़ाएंगे 6, 7, 8 से, तो ये आएगा। तो ये हमारा चैलेंज है हमारा। हाँ, असल में तो वही है ना कि जितने नंबर्स जिनका 0 आएगा वो 1 और 2 के बीच में लाया करते हैं, हाँ, और तो वो प्रूव अब करना है कि एग्जैक्टली हाफ की लाइन पर होंगे। बिल्कुल वही है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जिसके तहत लोग ब्लॉक्ड हैं। तो हम जब मार्क्स ओलंपियाड की क्लास लेते हैं, जो आज हमने यूट्यूब पे सोचा था ओरिएंटेशन करेंगे, बट वो हुआ नहीं टेक्निकली ग्लिच की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लासेस में भी हो रहा है, अच्छा खासा नेट ड्रॉप हो जाता है। बट हम चाहते ये हैं तुम लोगों को इसके थ्रू बताना कि अगर तुम मैथ्स ओलंपियाड पढ़ते हो और अच्छे से पढ़ते हो, अगर तुम पूछो कि सर मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं, मेरा आंसर हमेशा यस है, तो फिर टाइम मत देखो, एफर्ट मत देखो, आउटपुट मत देखो। टाइम मत देखो का ये मतलब नहीं कि रात दिन पढ़ते ही रहो, दिमाग में कीड़ा होना चाहिए 24 घंटे। वो जरूरी नहीं कि किताब लेके बैठो तभी हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट एट द बैक ऑफ माइंड चलता रहना चाहिए। वो एक क्वेश्चन फंसा हुआ है, समझ नहीं आया, और आउटपुट 4 दिन में नहीं हुआ, 14 दिन में नहीं हुआ, इट हार्डली मैटर्स। अगर तुम इन 3 चीजों को टोटली सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, तो हम तुम्हें इसको तैयारी पूरी करा सकते हैं। इसके बाद इसका तुम्हें एडवांटेज 2 जगह पे मिलेगा। एक, आईएमओ लेवल तक निकल गए या इनमो लेवल तक निकल गए तो बाहर की यूनिवर्सिटीज अच्छी जगह पे सिलेक्शन में यू गेन एन एज। दूसरा, जब तुम बीटेक फर्स्ट ईयर में बैठोगे ना और तुम मुंह खोलोगे, तो जेई का रैंक 1 भी पीछे मोड़ के देखेगा तुम्हें कि कौन बच्चा है, क्या बोल रहा है। और ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सर बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ये वाली चीज़ हम बोलते हैं ना, तो 1, 2, 3 भी पीछे मुड़ के देखते हैं, भले उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट कहीं से पढ़ा हो कि ये कहाँ से आया। बिकॉज जेई में, आईआईटी में जाने के बाद रेस ओपन हो जाती है। देन इट हैज़ टू डू नथिंग विद कि तुम्हें कितनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती है। हाउ clever, how powerful are you there to solve a problem with your fundamental concepts, not with the big chunk of knowledge जो तुमने कर रखा है, फॉर्मूला ड्रिवन है। अब इस सब चीजों को, टॉक को यहाँ क्लोज करते हैं। कोई और क्वेश्चन, क्वेरी है किसी की रिगार्डिंग द एग्जाम एंड ऑल? नहीं तो अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी कुछ गया नहीं बेटा, थ्योरी नहीं शुरू की है, अभी ओरिएंटेशन कर रहे थे। एक और अहम चीज समझाते हैं सबको कि आईएमओ का पेपर बनता कैसे है, जो अभी हम तुम्हें बता रहे थे कि ये जो 6 क्वेश्चन आते हैं, ये आते हर कंट्री अपनी साइड से कोई क्वेश्चंस भेजती है। यस, हर कंट्री नहीं, टीम के नाम पे 6 स्टूडेंट्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर जो कि आमतौर पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का कोई सीनियर बंदा होता है, और एक टीम लीडर। ये इतने लोग जाते हैं पेपर देने, वहां पे करवाने बच्चे के साथ। अब इतने लोगों में से डे 1 इंडिया की टीम से, जैसे टीम लीडर TIFR और उसके होमी भाभा का कोई टॉप आदमी होता है। यूएस का टीम लीडर पिछले 5 साल पहले तक तो खुद टीटू अंद्रिस्कू थे, अभी इवान शेन है। इवान शेन MIT का पास आउट है एंड ही इज रनिंग हिज ओन सेटअप एंड ऑल, और बहुत बढ़िया बुक्स भी लिखी है। मतलब MIT अपना सब कुछ बेट यहाँ पे लगा देती कि जो टॉप का बच्चा उठाना है यहाँ से उठाओ। IIT अपना टॉप का बेट जेई पे लगाए हुए। ये जो 2 लोग हैं हर कंट्री के, ये वहीं बैठ के 6 क्वेश्चन सबमिट करते हैं अपने अपने। इनटू से 100 या 105 या 110 कंट्रीज होती हैं, तो तुम्हारे पास 600 टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसको कहते हैं द लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये लॉन्ग पार्शियलिटी नहीं हो सकती। अरे रुको तो सही, रुको तो सही। ये लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस
ओलंपियाड कमेटी को दे दी जाती है। कमेटी का मतलब वो 10-12 बड़े लोग जो ओलंपियाड रन करते हैं, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ को छांट के बनाते हैं एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये इनको वापस मिल जाता है। इनमें से एग्जाम से ठीक 1-2 दिन पहले वो 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई कर देते हैं और ये उठा के वो बच्चों को दे देते हैं। अब मान लो इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यूएस के हो गए, तो यूएस का जो टीम लीडर है उसने तो रगड़ के तैयारी कराई होगी इस तरह के क्वेश्चन की, तो यूएस वाले बच्चे तो देख के फौरन समझ जाएंगे अरे मेरे वाले आ गए या उसके आसपास आ गए। यहां इंडिया फिर मात खा जाता है, बिकॉज अगर शॉर्ट लिस्ट के इतिहास देखो तो इंडिया क्वेश्चन बहुत कम जाते हैं। तो इट्स नॉट पार्शियलिटी, इट्स एबिलिटी। मतलब इन 6 बच्चों के दमदार होने के साथ इनका भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर इनके 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यहाँ फाइनल आ गए तो हमारे बच्चे को एज मिल जाएगा। सर तो जो बच्चे मतलब ये तो पॉलिटिक्स की बात होगी, पॉलिटिक्स की बात नहीं, सिस्टम है। अब ये जो शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो यहां मिलेगा। इसी साइट पे ये देखो, ये प्रॉब्लम्स दिख रहा है, ये ईयर वाइज हर कंट्री का हर लैंग्वेज में प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। 2019 का भी हुआ नहीं तो ये अभी आया नहीं, मतलब पेपर आ गया, शॉर्ट लिस्ट थोड़ा समय बाद रिलीज करते हैं। बट इफ आई सी द शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, सो दिस इज हाउ दे फाइनलाइज। अब ये स्विट्जरलैंड, ये स्लोवाकिया, मतलब किसने सबमिट किया, उन्होंने अपना अपना भेज दिया। तो अब अगर तुम देखो शॉर्ट लिस्ट में इंडिया का एक प्रॉब्लम आया ये, बट ये वाला प्रॉब्लम आईएमओ में गया ही नहीं, तो किसी का तो गया होगा ना। यहां थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ये कौन है, दिस ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। बट ये सारे क्वेश्चन को समझने वाले ये 2-2.5 हजार लोगों का पूल, ये बच्चे, ये टीचर्स, ये ऑर्गेनाइजर्स, ये वो लोग हैं जो एसेंशियली कोडिंग और प्रोग्रामिंग की दुनिया में आखिरी चाबी। ये पूरा तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टॉप ब्रास सब यहीं बैठे मिलेंगे तुम्हें, इसी में है पूरी टीम उनकी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हम तुम्हें इसी क्लास में आगे चल के आईएमओ के क्वेश्चन तुम्हारे 10th के सिलेबस से सॉल्व करके दिखाएंगे। बट द पॉइंट इज कि क्या ये तुमसे होंगे एग्जाम हॉल में ऑन द स्पॉट? जेई वर्सेस यहां जो चैलेंज है, जेई स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट कर रही, 3 मिनट में क्वेश्चन करके दिखाओ। वो अपर लिमिट चेक कर रहे हैं, 1.5 घंटे में हो सके तो करके दिखाओ। लेकिन करने वाला आखिरकार 5 ही मिनट में करता है, 1 घंटे 25 मिनट तो सोचने के दिए हुए हैं। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस। हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है हमेशा, पर अप्रोच समझ में नहीं आती। अगर लगाते भी हो तो जनरली काम करती नहीं है। उसका रीजन ये है कि अब ऐसा समझो, मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो तुम्हारी लाइफ में एट अ स्टेज ऑफ 10 की एज पे, 15 की एज पे, बीच में कहीं डेवलप यहाँ हो जानी चाहिए थी, और तुम यहाँ 16-17 की एज में पेपर दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा ना कि आज यहाँ से सोचना शुरू करें तो इंट्यूटिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, यहाँ से डेवलप होना शुरू होती है। अब यहाँ हमने सोचा ही नहीं, यहाँ हम स्कूल का एग्ज़ाम देते थे, 90 में जो है 95 100 में 90-95% मार्क्स आ जाते थे, हम भी खुश, फैमिली भी खुश। अब अचानक चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा ना। दैट इज़ वाई हम इसको थोड़ा करिकुलम से रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे ताकि तुम्हें थोड़ा सा उसकी वैल्यू नज़र आए। बट बहुत प्योर चीज़ है। तो मतलब मैं तो बच्चों को, मेडिकल वालों को भी रिकमेंड करता हूँ कि जिन्होंने कोई लेना देना नहीं है, कम से कम ये तो पढ़ो, देखो तो दुनिया में लोग फंडामेंटली सोचते कैसे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम 9th 10th 11th 12th 8th 7th का बच्चा कर ले जाए और 8th 9th 10th 11th 12th देखते रह जाएं, और वो कोई पजल नहीं है, वो जनरल करिकुलम का क्वेश्चन है। ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन होता है। तो इसके लिए सोच, अब तुम्हारे पास इतने साल तो है नहीं, साल नहीं है तो क्या हुआ, तुम साल को घंटे, दिन, मिनट में कन्वर्ट करो।
कंटिन्यूअसली सोचो, सोचने का तो कोई वो नहीं है ना। और तुम्हारे पास तो अभी फिलहाल लॉकडाउन के नाम पे 3-4 महीने कुछ हिलने वाला भी नहीं है। यू हैव ऑल द टाइम टू प्ले विद दिस। तो घर पे बैठ के सोचो। मेंटर के नाम पे हम अवेलेबल हैं, जितना चाहे परेशान करो। मैथ्स ओलंपियाड आई रियली एंजॉयड इट। अब इस पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड हाउ इज दिस रिलेटेड। देखो, मैथमेटिक्स को जो कोर कहते हैं उसका प्योर कारण यह है, जैसे जेई सिलेबस की बात करें, एक टॉपिक है कैलकुलस, एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बेसिकली हम तो ज्योमेट्री को ही वेटेज देते हैं, तुम पढ़ रहे हो हमसे। एक है अलजेब्रा, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी सारा कुछ आ गया, और एक है ट्रिगोनोमेट्री। कैलकुलस इज एनालिसिस। क्लास 12th रिलेट कर पा रहे हो एनालिसिस और कैलकुलस दोनों वर्ड्स को? यस सर। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में हम हर बात की डेप्थ में घुस जाते हैं। ये होगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव होगा, फिर लिमिट ऐसे होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री इज ऑब्जर्वेशन। ट्रिगोनोमेट्री इज प्रैक्टिस एंड अलजेब्रा इज इंट्यूशन। अगर बचपन से किसी के ये चारों एस्पेक्ट स्ट्रांग रहे हों तो वो इसका एडवांटेज बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी उठाएगा, अनडाउटेडली। तो इसलिए आई वांट कि एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन तो स्ट्रांग कर लो, बिकॉज इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। अलजेब्रा में तो चलो कुछ दिक्कत आएगी अगर तुमने बेसिक्स नहीं कर रखा है तो। This is the reason I want everybody to study Euclidean geometry. Now let me understand this from one of you जिसने last year पूरा मुझसे पढ़ा हुआ है मैथ्स ओलंपियाड की वर्किंग। राघव, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का क्या मतलब है? What is termed as Euclidean geometry? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो सर। What is called as Euclidean geometry? क्या होती है? सर ऐसे एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं पता, बट सर हाँ ऐसे पता है सर, जिसमें हम मतलब सर फंडामेंटल थिंकिंग से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस या फिर किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस करें जिसमें ज्योमेट्री लग रही हो सर। मतलब उसमें बड़ी बड़ी थ्योरम्स या फिर वो ना यूज़ करें रिजल्ट्स, या फिर लाइक ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब ना यूज़ करें जो यूक्लिड ने दी थी। प्रणय, तुमने ज्वाइन कर लिया बेटा? प्रणय, आशीष, यस सर। तुम्हारे हिसाब से यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है? एक्सियम्स पर बेस्ड है सिर्फ सर, पर मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था पिछले साल। और कोई जिसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब पता हो? Who can tell me what is Euclidean geometry? Geometry compiled by Euclid in Greece era. जो ज्योमेट्री यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पे बेस्ड यूक्लिड हो। के दौर तक जो थी, यूक्लिडियन पोस्टुलेट से जो चली, सर बेसिक चीजों पे बेस्ड। बेसिक चीज नहीं, यूक्लिड इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। की यूक्लिड ने जो बताई वो ज्योमेट्री जो है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी है, हम तो ज्योमेट्री की तरह पढ़ेंगे, बट पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोर में ये कैसे वर्क करती है, एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए। सारे लोग रेडी? जिनका पहले किया हुआ है दे वुड नॉट जंप ऑन द आंसर, बट जिनका नहीं किया है दे विल गिव इट अ ट्राई, क्योंकि शुरुआती एग्जाम्पल तो फंडामेंटली लेंगे जो काफ़ी समय से आए हुए हैं। लेट मी से ये एक स्क्वायर है,
ऑफ एनी डायमेंशन एनी साइड, इसके हर वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। लाइक दिस। ऐसा करने पे एक शेप इंटीरियर में आ गया विच इज समवॉट लाइक दिस। इस शेप का एरिया और बाहर वाले का एरिया का रेशियो लाना है। If this is ABCD is a square and this as of now तो is a quadrilateral unless until we prove it to be some specific this thing। सर और ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। क्लास वाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना? 9th क्लास अवेक प्रणय, कोई अप्रोच अटेम्प्ट इसके लिए? सर बाहर के ट्रायंगल्स। चलो 10th पे चलते हैं। सोचते रहना 9th क्लास, कोई खराबी नहीं है। मतलब ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन अगर हम तुम्हें दे दें तो ये लेके तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोचते रहो, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, क्लास 10th अथर्व, सानवी, निश्चय, कोई ट्राई करेगा इसको? सर सिमिलैरिटी लगा कर। कहाँ पे सिमिलैरिटी? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसका आंसर पहले से पता है? एक राघव। यस सर, यस सर। और चलो मैं कराता हूं। सर एक बार अप्रोच बता दो सर, ठीक है या नहीं? एक एक करके। पहले आशीष ने बोला, इसको चांस देते हैं। हाँ आशीष बोलो। सर मैं सोचा था जैसे पाइथागोरस थ्योरम के लिए किया था कि सारे ट्रायंगल्स और ये जो जितने भी है उनको रीअरेंज करके कुछ शेप बना लो, फिर स्क्वायर साइड में कर दो तो निकल जाना चाहिए टोटल एरिया का। ट्राई करो। दूसरा किसकी आवाज आई थी पीछे से? सर यशवर्धन। हाँ बोलो यश। सर जो ए बी के बीच में जो मिड पॉइंट है और हाँ। जो बी का मिड पॉइंट है उसको हम ज्वाइन कर दें। हाँ, ए बी और सी का, ए बी और सी डी का मिड पॉइंट ज्वाइन करके ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ। तो सर इस ट्रायंगल की हमें जो नीचे वाली साइड है वो 8/2 हो जाएगी और ये जो आपका लेंथ जो है, हाइट जो है वो आपका ए हो जाएगी और जो नीचे वाली साइड है वो a/2 हो जाएगी। ठीक है। पाइथागोरस से फिर हमारा जो ऊपर का मिड पॉइंट और डी वहां से लेकर डी तक का जो लेंथ है वो निकल सकता है। ठीक है, मैं अपने डायग्राम में तुम्हारे कहे हिसाब से इस लेंथ को a और इसको a/2 ले लूं तो तुम्हारा कहना है कि ये वाली हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। यस सर। सर हाँ सर एक ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जो स्क्वायर्स हैं और ये जो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है और साथ में ट्रायंगल्स हैं, इसको ज्वाइन करके एक स्क्वायर बन जाएगा और ऐसे करके हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अगर ज्वाइन किया तो इक्वल एरियाज के स्क्वायर्स बनेंगे तो 1/5 आएगा रेशियो। ऐसे हो सकता है सर? अगर इसको तुम प्रूफ कर दो तो बिल्कुल हो सकता है। सर ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल है उनको एक
इनके साथ उनके साइड वाले के साथ ज्वाइन कर देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, अगर ये चीज हम प्रूव कर दें तो, मतलब ये तो हमारी सोच है कि बन जाएगा, अगर सर नहीं बना तो। सर 1/9 है आंसर। आंसर गलत है। वन बाय 5 है क्या सर? हाँ, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा सानवी। सर ऐसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर अगर हमने ये जो लाइंस जो बाइसेक्ट कर रहे इनको एक दूसरे के प्रूफ कर दिया तो, मतलब मैं एक बार खुद देखो पूरा अच्छे से ट्राई करता हूँ। फिर से बोलना मिहिर। सर अभी कर रहा हूँ मैं पूरा एक देखो, पहला solution तरीका कर जो लंबा तरीका होता है, जो कि सही है, गलत कुछ नहीं है, वो ये है कि हम ये स्टैब्लिश करें कि, और ये ज्योमेट्री का कोर है, यहां से ज्योमेट्री की सोच शुरू होती है। चेजिंग दी एंगल्स, पहले ज्यादा सब कुछ ना किए बगैर एंगल चेज शुरू करते हैं। तो सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा बिकॉज दिस वाज 90। नाउ बाई सिमिट्री ये भी अल्फा रहा होगा, बाई सिमिट्री ये भी अल्फा रहा होगा, ये अल्फा रहा होगा क्योंकि ट्राइंगल तो वही बन रहा है ए और a/2 का, और ये 90 माइनस अल्फा यानी ये भी 90 है। ये सर 1/5 आ गया सर। आ गया ना, तो ये भी 90 है, ये 90 है, तो बाई सिमिट्री चारों 90 हो गए। अब अगर ये 90 है तो दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। तो दैट मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो बाई सिमिट्री ये भी एक स्क्वायर हो गया। ठीक, अब अगर तुम ज्योमेट्री ना यूज करके वैल्यूज यूज करो तो भी काम बुरा नहीं था। द ओनली थिंग वॉज कि ये लेंथ ए है, ये a/2 है, हमें ये लेंथ जाननी है PQ कितनी है, क्योंकि PQ पता होगी तो हमें स्क्वायर पता हो जाएगा। अब उसके लिए कैसे वर्क करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो अगर हम ये पूरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालें तो हमें जो है बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा a² माइनस a² माइनस नहीं प्लस a² का अंडर रूट, दैट मीन्स रूट ऑफ 5/2a, ये लेंथ हो गई। अब ये लेंथ रूट ऑफ 5/2 हो गई, तो हमें बेसिकली एक ये लेंथ निकालना है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि इसको मान लो ये x है, तो ये भी x है बाई सिमेट्री, और ये एंगल अल्फा है, तो यू कैन टेक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस अल्फा इन दिस ट्राइंगल। तो बेस हो गया 2x अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया a इज कॉस अल्फा, और अगर तुम कॉस अल्फा बड़े वाले ट्राइंगल में देखो इसमें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वॉज कितना, a अपॉन √5/2 टाइम्स a, so that will make it 2/√5। am I right? तो उस हिसाब से x/a की वैल्यू 1/√5 आ गई। तुम्हारा बाहर वाला एरिया छोटा वाला x² है, बड़ा वाला a² है, सो वैल्यू 1/5 आ गई, यही आई। बट दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लास। अब 7th का बच्चा तो इतना नहीं करेगा ना। हाँ, 7th का बच्चा क्या करेगा सर मिड पॉइंट थ्योरम से किया है। हाँ बिल्कुल उसी से। 7th क्लास का बच्चा तो ये करेगा कि ये वाला ट्रायंगल काट के इसके ऊपर रोटेट करके रख दीजिए, सो ये ऐसे जाएगा और ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितनी लेंथ ये इतनी लेंथ ये, और ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, तो जोड़ के 90 हो जाएगा, और ये 90 है ही है, तो एक स्क्वायर ये बन गया। ये इस पे रख दीजिए,
दूसरा स्क्वायर बन गया, ये इस पे रख दीजिए, तीसरा बन गया, और ये इस पे रख दीजिए, चौथा बन गया। एक अंदर है ये, तो रेशियो कितना हो गया? सर ऐसे ही किया। सर ये वाली रीअरेंजिंग ही अप्रोच। होगी सर, बात तो वही है। हाँ, बट जो 7th क्लास का बच्चा तुम्हें चेकमेट देगा, 8th का देगा, वो इस अप्रोच से देगा। और इसका स्कोप यहाँ क्वेश्चन में जगह जगह भरपूर अवेलेबल है। ओके, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। तैयार सारे लोग? यस सर। यस सर। यस सर। एक स्क्वायर में हमने एक सर्कुलर आर्क लगाई फ्रॉम वन ऑफ द वर्टिसेस, कुछ ऐसी, जितना स्क्वायर के लेंथ थी उतने ही रेडियस की आर्क लगाई। और फिर ऐसी 3 और आर्क लगाई। एक सर आपकी स्क्रीन हैंग हो गई। रिफ्रेश कर लो, यहां तो चल रही है। चल रही है सर। सर आ गई। हाँ, वो कभी कभी हो जाती है बेटा। वो एक्चुअली इंटरनेट का इशू है, यूट्यूब वाला इशू भी इसी वजह से हुआ है, बिकॉज द नेट इज नॉट सपोर्टिंग एनी मोर अक्रॉस द ग्लोब। एक तीसरे वर्टेक्स से आर्क लगाया हमने, सपोज कर लो वो ये आया, और एक चौथे वर्टेक्स से आर्क लगाया, तो सपोज कर लो वो ऐसा आ गया। इन चारों के बीच में ये जो एरिया बना, ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। सर आर्क की रेडियस क्या है? इसको तुम ए ले लो। सर वो सर्कल जिसका आर्क है उसका रेडियस क्या है? ए ही होगा ना, अगर स्क्वायर का ए है। निकालो जरा। और भरपूर 5-7 मिनट का टाइम दिया तुम्हें, फाइनल आंसर निकालना। क्लास 12th, ध्यान रखना, ये एरिया कैलकुलस का भी क्वेश्चन बनता है बाकायदा जेई सिलेबस में, लेकिन बगैर कैलकुलस के अभी निकालेंगे इसको। अप्रोच के साथ आंसर निकालना। हाँ जी सर।
कोई उम्मीद दिख रही है? सर निकल गया सर, पर बहुत गंदा आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं। सर एक इक्विलैटरल हाँ ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ जी सर, वैसे ही किया है, मतलब ऊपर वाले पॉइंट को नीचे के दो वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया और फिर उस हिसाब से कर लिया। उस हिसाब से कैसे कर लिया? सर मतलब जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो दो क्वार्टर सर्कल ऊपर इंटरसेक्ट हुए जिस पॉइंट पे, उसको नीचे की दो वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें जो दो सेगमेंट बनेंगी उनमें से किसी एक को हटा लो। सर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा? उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे ना एक। इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो बनेगा। रेडियस है ना। हाँ भाई, तो फिर उसके बाद एक सेक्टर ले लेंगे 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अंदर का एक पता है हमें 60 डिग्री है। उससे फिर दूसरी साइड का एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। फिर उससे सर इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो वो जो मतलब ट्राइंगुलर सा है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही ऐड करते रहो, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल निकाल लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लास्ट में जब सारा एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ए स्क्वायर इंटू π/3 + 1 - √3 आ जाएगा, होल इंटू ए स्क्वायर। तो बहुत गंदा आ रहा है सर। फिर बाकी लोग क्लास 12th किसी को दिख रहा है ये एरिया निकलने का कोई स्कोप? सर ठीक है, लंबा है। अनडाउटेडली ठीक है। हाँ ठीक है, बट अप्रोच सर और छोटा कैसे करेंगे सर? यूक्लिडियन ज्योमेट्री से ही करना है ना? हाँ, थोड़ा बहुत ट्रिको यूज कर लो तो कोई खराबी नहीं, लेकिन ना भी करो तो भी कोई खराबी नहीं है। तुम्हारा कहना यह है कि अगर हम इसको इससे ज्वाइन करें और इसको इससे ज्वाइन करें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलैटरल है। यस सर। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को कैसे यूज करेंगे? सर अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल नीचे 60 डिग्री होगा। गुड है। फिर उससे जो सेक्टर बनेगा आपका, हाँ, उसका एरिया निकाल लो। बनाने के बजाय एक काम करो, ये ले लो यहां और ये एक सर अब ये देखने अंदर, सर अंदर जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड निकाल के कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे सर? साइन रूल लगा के। तो बाकी का एरिया कैसे आएगा? नाउ व्हाट आई कैन डू इज, हम इसमें जो सोच के चलते हैं वो ये है कि अगर हम इसको ज्वाइन करते कुछ ऐसे तो ये जो हमारा एरिया आता 1/4 इसी का 4 टाइम्स एरिया पूछा गया है, बट ये 1/4 एरिया जो आ रहा है ये सर्कुलर एरिया नहीं है। एम आई राइट? यस सर। अब ये सर्कुलर नहीं है तो कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखना, ये एंगल 45 डिग्री है क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। yes, और वो sir. 60 डिग्री थी तो ये जो बच गई ये कितनी है? 15 डिग्री। 15। हाँ। तो तुम जिस सेक्टर को देख रहे हो वो है ये एंगल 60 डिग्री है, सो दैट इज πa² अपॉन 2π इंटू 60 डिग्री, दैट इज π/3 सेक्टर का एरिया। उसमें से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया हटा दें, ये वाले ट्रायंगल का इतना, तो जो मेरे पास रिजल्ट बचेगा, क्लास 10th समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। उसमें फिर छोटे वाले का तो हाँ निकल ही ये जाएगा। एरिया बच जाएगा। ये 4 बार लेना और छोटा वाला ट्रायंगल तो हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड से तुम्हें जल्दी मिल जाएगा।
दैट इज हाउ यू विल हैव टू डू. सो टोटल सेक्टर के एरिया में से, और इतना भी ना करो, देयर इज अ स्टिल बेटर वे टू डू इट, कि उत्ते पे भी मत जाओ, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया हटा दो, ये वाला, और एक बार में 2 बार हटा दो तो ये इधर भी हट जाएगा, तो अपने आप ये 1/4 एरिया बच जाएगा. अब इस ट्रायंगल का एरिया गौर से देखो. नाउ आई एम रेफरिंग टू दिस ट्रायंगल, ये जो इतना सा आधा इधर बना अपर हाफ में, दिखा सबको ये? यस लिपिका, क्लियर हो रहा है ये? इस ट्रायंगल के एरिया के लिए ये a/2 और ये बाई पाइथागोरस थ्योरम √3/2a, √3/2a आएगा, √3/4a आएगा, a माइनस है इसका, √3/2a. इसके एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो 1/4 वाला. सो व्हाट यू गेट, हाफ ऑफ √3/2a is the altitude into a/2 is the base. इस ट्रायंगल के एरिया में से, पहले हम इसको पूरा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा क्लटर हो गया, ठीक है ना, इरेज नहीं कर पाएंगे, में से ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, ये दिस मच, तो ये क्या माइनस होगा, हाफ a/2 a/2, सर और a/2 इसका कर दो डबल. तो ये जो एरिया आना था, ये इसका, ये स्पीयर हेड एरिया हो गया, इसमें से इसको हटाया, इसको कर दो 4 टाइम्स. अब दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, ऑब्जर्वेशन. अब इसको देख के भागोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि 12th क्लास इसे कैलकुलस से करती, क्लास 12th में. इस सर्कल का एरिया निकाल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रल से एरिया निकालते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन है उनका वैलिड. लेकिन वो ये रिजल्ट दूसरे पेज के क्लोजर में पहुंचते हैं. यहां हमने इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया हटा दिया, जो बच गया वो ये एरिया, इसका 4 टाइम्स हो गया. तुम खुद ट्राई करना चाहोगे ऐसा एक कोई क्वेश्चन? यस सर. सर दे दो. बाकी लोग, ज्यादा तो नहीं हुआ? यस सर ठीक है. तो सर ठीक है सबको ये? चलो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी करके देते हैं, सो दैट समझ पाओ. 9th 10th में से किसी एक क्लास को कलम ने एक क्लास में दिया था. लेट मी कंसिडर दिस एज अ रेक्टेंगल एंड डायमेंशंस 2a क्रॉस a. अब हम इसमें एक सेमी सर्कल बनाते हैं और एक इधर से सेमी सर्कल बनाते हैं, क्योंकि 2a क्रॉस a है तो एक पूरा पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा ऐसा. एम आई राइट? यस सर. यस सर. तो एक इधर बन गया और एक कुछ हद तक इधर बन जाएगा ऐसे. नाउ व्हाट आई वांट यू इज टू गिव मी दिस शेडेड एरिया बीच वाला इन टर्म्स ऑफ a. शुरू हो जाओ. सर ये अभी के लिए है या घर के लिए? अभी अभी हाथ के हाथ. ओके सर. ये एरिया इन टर्म्स ऑफ a. सर
सर हो गया। रब इसका आंसर नहीं आया, पर इसकी अप्रोच पता लग गई। सर ऐसा ही शायद कुछ। सर सर हुआ किसी से? सर ट्राई किया है। इसकी अप्रोच पता लग गई। सर आंसर सर आप सर पाए और मतलब पाए का टर्म आ सकता है ना सर उसमें? हाँ बिल्कुल। आई आ रहा है। यस सर। सर 4 पाई माइनस 3√3 अपॉन 6 का इंटू ए स्क्वायर। यस बाकी लोग सर यही आ रहा है सर। यही सर यही आ रहा है। अब ये रिलेटिवली इजियर पड़ेगा अगर तुम ये देख पाओ कि दोनों को इसको ज्वाइन ज्वाइन कर दिया, करो सेक्टर बना दिया। तो ये ट्रायंगल आएगा। तो जैसे पिछली बार किया था, 2 ट्रायंगल और 4 ये सेक्टर वाला एरिया। इज दैट ओके? क्लियर हुआ ये? यस तो मैंने Yes, इसको sir. पूरा सर्कल ओपन करके कर दिया। कैसे? इसका लाइक ये 2 सेमी सर्कल्स है, इसको एक सर्कल बनाया दोनों को। फिर हाँ उसमें से दोनों में सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। ओके। उसमें सर से उसने दोनों का 120 लिया है एरिया। शायद एंगल। हाँ हमने 60 दो बार निकाला है, इसने 120 एक बार में। 120 लिखा है, ठीक है। चलो एक और ट्राई करें, यस Yes, सर। sir. ठीक है ना, ताकि थोड़ी सोच बने। हमारा ज्योमेट्री में पहला रूल यही होता है, जितना हो सके चेजिंग द एंगल से काम चला लें, ठीक है ना। दी एंगल्स कहने सर का ये क्या होता एक एंगल के टर्म्स में मैक्सिमम एंगल्स को एक्सप्रेस कर देना, सो दैट रिजल्ट बनना शुरू हो जाए। कोई डाउट, क्वेरी? नो सर। ठीक है। ये आरएमओ का एक्चुअल क्वेश्चन है, वो करते हैं।
कुछ लोगों को पहले कराया हुआ है तो दे नो द सॉल्यूशन बट डोंट जंप एज सच. ABC is a right isosceles triangle. If M and N are 2 points on BC such that BM square plus CN square is equal to MN square, find angle MAN. BM square plus CN square is equal to MN square. Find angle MAN. कर रहे हो? यस सर, 2 मिनट.
मैं करूं थोड़ा हिंट दूं? सर हुआ तो नहीं है सर, पर देखने पे 45 डिग्री लग रहा है। देखने में क्यों लग रहा है ऐसे? सर एक अप्रोच बताऊं? हाँ बोलो। सर जैसे एन और एम है तो हम एक पॉइंट पी ऐसा ले लेते हैं जैसे बी एम इज इक्वल टू एम पी और सी एन इज इक्वल टू एन पी, मतलब ये राइट ट्रायंगल बना देते हैं एम एन पी, क्योंकि पाइथागोरस का रूल प्रोसेस हो रहा है। फिर आगे? सर उसके आगे इस तरीके मतलब बता रहा हूँ, ऐसे कुछ हो सकता है? देखो, अगर हम ज्योमेट्री की अप्रोच देखें तो हम सब तरह के हिट एंड ट्रायल ही लगाएंगे ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन जो पहला रूल था वो था चेजिंग द एंगल्स। उसके बाद है कुछ न समझ में आए चारों तरफ पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस भेजो। अब जैसे चेजिंग द एंगल से ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री तो पता चल गया, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस। अब हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन भेजना शुरू किया। तो सपोज ये लेंथ ए थी, ये लेंथ बी थी और ये लेंथ सी थी, तो तुम्हें तुम्हारी इक्वेशन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये बी है, ये ए है और ये सी है। अब इसे यूज करना है। हमें तो ये समझ में आता है कि अगर ये लेंथ ए है तो इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ ए बाई रूट 2 होगी और ये वाली लेंथ भी ए बाई रूट 2 ही होगी, क्योंकि तभी तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये ए आएगी। हाउ डू आई गेट दिस? दिस इज ए ना मान के इसे एक्स एक्स मानते, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2। बाई दैट लॉजिक ये लेंथ सी बाई रूट 2 हो गई, ये भी सी बाई रूट 2 हो गई, एंड बाई दैट लॉजिक ये लेंथ बी बाई रूट 2 हो गई और ये भी कितनी हो गई, बी बाई रूट 2 हो गई। अब आगे ये समझ में आता है कि इसको कैसे यूज करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम चारों तरफ जो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस बनाई उसको यूज करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमें यह भी नजर आएगा कि अगर ये लेंथ a बाई रूट 2 है तो इवन दिस लेंथ इज a बाई रूट 2, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल बन गया। यस सर। और अगर ये b बाई रूट 2 है तो इवन दिस लेंथ इज b बाई रूट 2। तो इस रेक्टेंगल में ये वाला डायगोनल या फॉर दैट मैटर ये वाला डायगोनल बराबर ही लेंथ होंगे रेक्टेंगल के, वो इससे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, सर सी बाई रूट 2, और वो यहां से आएगा सी बाई रूट 2। नाउ फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल? सर अब सर्कम सर्कल बना के करेंगे? कर रहे हैं। ओके सर। इस ट्रायंगल में अगर तुम देखो तो दिस लेंथ इज सी बाई रूट 2, दिस लेंथ इज सी बाई रूट 2 एंड दिस लेंथ इज सी बाई रूट 2। तो जैसा राघव कह रहा है ये वाला पॉइंट इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। ये एंगल 90 है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, तो ये एंगल कितना रहा होगा? 45 डिग्री। दिखा सबको ये? यस सर। यस सर। यस। छिछोरे में जिसने बताया कि सुसाइड ये फिर से सर अब जैसे आपको तो पता है कौन से हाँ, एंगल परपेंडिकुलर तो प्रैक्टिस। सर मैंने एक और तरीके से किया है। हाँ बोलो। मैंने जैसे आपने ये पहले लाइंस ड्रॉ कर ली, जो पॉइंट परपेंडिकुलर लाइंस है वो हाँ। करके मैंने उनको मार्क कर लिया और एंगल 45 कर लिया। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा के एंगल लाइक एन के सामने में डी लिया, ए डी एन लेके ए डी एन एंगल एन ए डी और एंगल एम ए एफ निकाल लिया और उसको उसमें 90 में से उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री से।
हाँ तो वो हो भी गया है एंगल भाई, 11th को थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिल जाता है करने का। अब हम तुम्हें इसी का दिखाते हैं कि 8th क्लास के बच्चे करते तो कैसे करते। यशवर्धन, वेदित, सब तैयार? यस सर। ये जो ट्रायंगल है इधर वाला, इसको मैंने लिया और इसको रोटेट किया, उधर चिपका दिया और इधर ले जाके चिपका दिया। होना उसको इक्वल है क्योंकि आइसोसेलीज राइट ट्रायंगल है, तो ये यहां से निकल के ऐसे जाके फिट हो गया इस पे। जितनी लेंथ ये है इतनी लेंथ ये है। एम आई राइट? यस। जितना एंगल अल्फा वट एवर एंगल यहां से कटा वो जाके यहां लग गया, तो दिस इज ऑल्सो ओके टू से कि अब ये एंगल राइट एंगल हो गया। लुक एट, ऐसे ट्रायंगल गया। क्यों? क्योंकि ये राइट था। मैं समझ गया, अब वो दोनों का ठीक है ना? 45 डिग्री हो जाएंगे और ठीक है। अब ये 45 था, ये भी 45 था, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये लेंथ तुम्हारी बी थी जो यहां से कट के आई, ये लेंथ ए थी जो यहां थी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो लेंथ आएगी ये कितनी होगी? सी, क्योंकि तुम्हारा ये रिजल्ट दिया हुआ है। ये ए बी सी जो लाइन में थे ये घूम के अब एक राइट ट्रायंगल में आ गए। अब ये लेंथ सी है, ये लेंथ सी है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये सी बीच में एक साइड कॉमन, और ये लेंथ भी इसका, ये लेंथ भी, क्योंकि यही लेंथ तो घूम के यहाँ गई है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो तुम्हारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट इज थीटा? 45 डिग्री। तो आज ओरिएंटेशन में आई वांटेड यू टू रन थ्रू दिस अप्रोच ऑफ रोटेटिंग मूविंग थिंग्स। जो जहां पे है उसको वहां से मूव भी कराया जा सकता है। आरएमओ का क्वेश्चन था। हाँ ये आरएमओ का था, तो और एक बार नहीं 2 बार आया। थ्योरी तो लगी नहीं, कोई भारी थ्योरी नहीं लगी, जरूरत भी नहीं, सिंपली घुमाया ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, सीधे 45 डिग्री आंसर। अब आरएमओ के हिसाब से देखो तो 3 घंटे में तुम्हें 6 क्वेश्चन देते हैं, तो आधा घंटा तो इस तरह की सोच रखने के लिए था ना। दिस इज रिक्वायर्ड। आज ओरिएंटेशन सेशन को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। अब नेक्स्ट वीक से हम वीकली शेड्यूल देंगे और इसको ऐसे रखेंगे, हम बताएं कि इनिशियली हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाएंगे टू ऑल क्लासेस इररेस्पेक्टिव। 8 से भी अगर कोई आना चाहे बच्चा बुला लो, 12th तक फुल 1 वीक। उसके बाद उस पढ़ाए हुए में से एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे और बेसिस दैट फिर ओलंपियाड वाला बैच फॉर्म कर देंगे और फिर इसे फुल लेवल पे चलाना शुरू कर देंगे। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। मजा आया? समझ आया? यस सर। यस सर। सर अगले वीक में कितनी क्लासेस होंगी फिर इसकी? अभी बेटा बस तुम्हारा ये खत्म करने के बाद पहले हम शेड्यूल प्लान करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंटरनेट की इशू देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, उधर आवाज़ नहीं आई, इधर जो है कनेक्शन बार बार ड्रॉप हो रहा है। तो ये सारा सेट करने के बाद फिर हम तुम्हें शेड्यूल भेजते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।